तो सियासी लड़ाई हो गई। एक दूसरा युद्ध चल रहा है और वो चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच। उसमें कौन सा नया ट्विस्ट आया है? चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया मिलकर अमेरिका को फोड़ेंगे क्या? मुनीर तो कटप्पा निकला। ट्रंप के पैरों में गिरे पाकिस्तान ने ईरान को कैसे गजब का धोखा दिया। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले के पहले ही खेला हो गया था क्या? उसका सच क्या है? ईरान का वो एक्शन जो पेट्रोल सिलेंडर महंगा कर देगा लेकिन सामने नरेंद्र मोदी नाम की एक दीवार खड़ी है क्या? अब इसका चैप्टर आपके लिए खोलने जा रहा हूं। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके जंग में एंट्री मारी, लेकिन अब इस बात को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को वाकई इतना नुकसान पहुंचा भी है या नहीं जितना ट्रंप और अमेरिका क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट फोर्डो समेत 3 न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन ईरान ने अभी तक नहीं बताया है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कितना नुकसान हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA भी कह रही है कि अभी नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई, जिनमें बड़ा खुलासा हुआ है, और वो खुलासा क्या है आगे बताऊंगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने जैसा सोचा था वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा भाई। क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कसम खाई है कि वो इजराइल को और सख्त सजा देंगे। ईरान ने ट्रंप को चुनौती दी है कि गैम्बलर ट्रंप ने युद्ध जरूर शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा, यानी अमेरिका को भी धमकी दे दी गई है। ईरान को यह कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि रूस और चीन अब सीधे सीधे ईरान की साइड में आ चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है कि रूस ईरान को मदद देने से पीछे नहीं हटेगा। चीन ने भी कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। अमेरिका के जंग में कूदने के बाद अब ईरान इजराइल युद्ध में नया ट्विस्ट आ गया है। क्या चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया मिलकर अमेरिका से ईरान का बदला लेंगे? अब ईरान ऐसा क्या करने वाला है कि पूरी दुनिया को तनाव हो रहा है? ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की पाकिस्तान में थू-थू क्यों हो रही है? भारत इस युद्ध के बीच क्या स्टैंड लेगा? और क्या तेल की कीमतें, LPG सिलेंडर की कीमतें भारत में बढ़ने जा रही हैं? आज इस सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जो बवाल मचा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। कहां तो ट्रंप सोच रहे थे कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने उड़ा देगा तो ईरान के होश भी उड़ जाएंगे और वो शांत पड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि अब इजराइल बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने इजराइल पर और ज्यादा ताकत से हमले शुरू कर दिए। ईरान ने दावा किया है कि उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद उसने इजराइल के 5 शहरों को टारगेट किया है। इसमें तेल अवीव भी है। ये हमले 15 बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए बॉस, ये धुआं आप ईरान में नहीं देख रहे हैं, ये इजराइल में धुआं उठ रहा है। अपने परमाणु ठिकानों पर हमले से बौखलाए ईरान ने पहली बार अपनी खैबर मिसाइल इजराइल पर दाग दी। ईरान ने इसका वीडियो भी जारी किया है और दावा किया है कि खैबर मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई। ये खैबर मिसाइल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी ईरान रोज नई नई मिसाइलें दाग रहा है इजराइल के पर, और अमेरिका और ट्रंप सोच रहे थे कि भाई ये तो हमने कर दिया, अब ये खत्म मामला। ईरान कह रहा है कि नहीं भाई, फ्लावर समझे क्या, हमें फायर है। खैबर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, और यह मिसाइल 1500 किलो से ज्यादा का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान की खैबर मिसाइल के इंपैक्ट का वीडियो भी सामने आया है जो इजराइल के अशदोद शहर में एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। इसमें दिखता है कि कैसे मिसाइल एक हाईवे पर आकर गिरती है और तेज धमाका होता है। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल अटैक में उसने अशदोद शहर का बिजली स्टेशन उड़ा दिया। जरा एक बार फुल फ्रेम में सुनाइए कैसे धमाका हुआ। ईरान के हमलों का जवाब इजराइल भी जोरदार तरीके से दे रहा है। इजराइल ने तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े ठिकानों पर हमले किए। इसमें सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने का दावा है।
इजराइल ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। यह हमला उसी जगह किया गया जहां रविवार सुबह अमेरिका ने बस्टर बम गिराए। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया। इनमें ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया गया है। ईरान ने ईरान की बदनाम एविन जेल पर भी अटैक किया, जिसके बाद का वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह ईरानी मीडिया ने बताया कि यह हमला एक ड्रोन से किया गया हो सकता है। यह जेल दोहरी नागरिकता वाले और पश्चिमी देशों से जुड़े कैदियों को रखने के लिए बदनाम है, जिन्हें ईरान अक्सर पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करता है। उस जेल पर भी हमला हो गया है कहा जा रहा है। यानी ईरान भी पूरा जोर लगाए हुए कि नहीं छोड़ूंगा, मार ही दूंगा। इजराइल कह रहा मैं तो छोड़ने के मूड में नहीं हूं, मैं मारूंगा, अब तो अमेरिका मेरे साथ है। मतलब भैया खून खच्चर हो गया है। ईरान पर अटैक के फौरन बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि ईरान के तीनों न्यूक्लियर ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। ईरान ने भी माना है कि फोर्डो, इस्फहान और नतांज में उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेगा। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी हमले ने अपने टारगेट हासिल किए भी हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अब ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट फोर्डो की हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट इमेजेस आ गई। आपको दोनों तस्वीरें देखनी चाहिए। यह अमेरिकी हमले से पहले 20 जून की सैटेलाइट इमेज आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए बाईं तरफ, जो तब की तस्वीर है जब हमला नहीं हुआ था, और न्यूक्लियर फैसिलिटी और आसपास के पहाड़ एकदम सही सलामत दिख रहे हैं। दूसरी सैटेलाइट इमेज कल की है, यानी अमेरिकी हमले के बाद की। अब की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान हुआ दिख रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें मैक्सर ने जारी की हैं। हमले के बाद की तस्वीर में फोर्डो प्लांट के आसपास जमीन धूल और मलबे से ढकी हुई तो दिख रही है, धुआं भी उड़ता दिख रहा है, 6 बड़े बड़े छेद भी दिख रहे हैं, टूटे हुए पहाड़ का मलबा भी दिख रहा है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी के एंट्रेंस को नुकसान पहुंचा है, यह भी दिख रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि सफेद रंग की मेन सपोर्ट बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए सफेद बिल्डिंग उसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। वो हमले से पहले जिस तरह से तस्वीर में थी वैसी ही अब भी दिख रही है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि सही जगह बम गिराया भी अमेरिका ने या नहीं। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन अब अमेरिका के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब मैक्सर की ही एक और सैटेलाइट इमेज आई है। इसमें 19 जून की तस्वीरें दिख रही हैं। यह तस्वीर आप देखिए, यह 19 जून की सैटेलाइट तस्वीर है, जिसमें अमेरिका के हमले से 2 दिन पहले फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर 16 ट्रक एक लाइन से खड़े दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही यूरेनियम और जरूरी डिवाइसेस सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर ली थी। ईरान के सरकारी चैनल ने भी दावा किया है कि ईरान ने अपनी तीनों न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम पहले ही सेफ जगह पहुंचा दिया था। यानी ईरान के हिसाब से अमेरिका कितना भी उछल ले, सच यह है ईरान के हिसाब से कि भाई उसने अपना पहले यूरेनियम निकाल लिया 400 किलो के आसपास। तो भैया क्या नुकसान हुआ? यानी ट्रंप जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वो नुकसान हुआ कहां, ये सवाल उठने लगा है। भाई ये ट्रक खड़े हैं 2 दिन पहले, आप देखिए ना। जाने माने मिलिट्री हिस्टोरियन टॉम कूपर ने भी दावा किया है। उनका कहना है कि अमेरिकी स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही ईरान ने तीनों न्यूक्लियर साइट्स खाली कर दी थी, यूरेनियम और जरूरी सामान वहां से हटा लिया था, न्यूक्लियर फैसिलिटी की एंट्री को ईंट पत्थर से भर दिया था। और इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जो भी टारगेट किया है उससे ईरान के न्यूक्लियर प्लान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका ने जहां बम गिराए हैं वो पहाड़ पर करीब 960 मीटर ऊंचाई पर गिरे हैं। यह ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इतनी ऊंचाई से बंकर बस्टर भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया होगा। यानी अमेरिका जो दावा कर रहा है उस पर दुनिया सवाल खड़े कर रही है। अमेरिका का दावा है कि उसने नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन टॉम कूपर ने कहा है कि अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर नतांज पर अमेरिका को 2-2 बार हमला क्यों करना पड़ा। यही बात बाकी एक्सपर्ट भी पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका ने तीनों न्यूक्लियर अड्डे अपने बंकर बस्टर से तबाह कर दिए तो फिर इजराइल को आज दोबारा इन्हीं न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर दोबारा मिसाइलें क्यों दागनी पड़ी। इसका मतलब झोल है। तुम दुनिया को कह तो रहे हो कि हमने मार दिया, और किस मुंह से बोलोगे कि भाई नहीं कर पाए? क्योंकि 37 घंटे इनका प्लेन उड़ा, गया, फोड़ा, आया, अमेरिका युद्ध में कूद गया है, ये सबको पता चल गया। और उसके बाद पता चलेगा कि वहां तो बम ही नहीं था, तो अमेरिका की और थू थू होगी। लेकिन दुनिया तो थू थू कर ही रही है भाई, कि ट्रंप का बड़बोलापन है क्या कि ईरान में वहां पर बोल रहे हैं सब कर दिया लेकिन काम हुआ नहीं। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका के कूदने के बाद अब वर्ल्ड वॉर का खतरा हालांकि बढ़ गया है। एक तरफ इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका है, तो अब 2 मजबूत देश रूस और चीन मिलकर ईरान का साथ देने को तैयार हो गए।
दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने भी कह दिया है, वो जो सन की तानाशाह है किम जोंग उन, कि अमेरिका बहुत गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। जो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए हैं रूस, चीन वगैरह, जिसमें अमेरिका की ईरान पर की गई कार्रवाई का खुलकर विरोध हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने धमकी दी है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक करके वो काम किया है जिसके बाद वैश्विक सुरक्षा के मामले में क्या विनाशकारी नतीजे देखने को मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता। चीन कह रहा है कि अमेरिका अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और अब हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में नॉर्थ कोरिया ने भी इजरायल और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फैली अशांति का अपराधी बता दिया है। यानी ईरान के साथ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया सब खड़े हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया के फूफा बने घूम रहे थे, तुम पे इतना टैक्स लगा दूंगा, तुम पे उतना लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भाई उनको भी अब देखना होगा, खाली हवाबाजी नहीं चलेगी ना। रूस और चीन ने तो अमेरिका के खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट बनाने की कोशिशें शुरू कर दी और इसको लेकर पुतिन और जिनपिंग के बीच बातचीत भी हुई है। यह बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन के कई एयरक्राफ्ट ईरान में उतरे हैं। आशंका जताई गई है कि चीन ने ईरान में हथियार भेजे हैं। इतना ही नहीं, क्या चीन और रूस मिलकर अब अमेरिका से बदला लेने की तैयारी शुरू कर चुके हैं? यह सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। आप तस्वीरें देखिए, यह आज की तस्वीर है। ईरान के विदेश मंत्री बैठे हैं और सामने पुतिन बैठे हुए हैं, दोनों की मीटिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री ने खामनेई की एक चिट्ठी पुतिन को सौंपी है और इस चिट्ठी में रूस से समर्थन मांगा गया है। खबरों के मुताबिक ईरान ने रूस से सैन्य सहायता मांगी है और इस मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले जायज नहीं है। ईरान जो भी मदद मांगेगा रूस देने के लिए तैयार है। यानी रूस तो खुला कह रहा है भाई कि मैं ईरान के साथ हूं, अमेरिका गलत कर रहा है। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इस जंग में रूस ईरान को मदद दे देता है तो ईरान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ईरान इस समय अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए इजराइल से लोहा ले रहा है। रूस के आने के बाद उसकी हवाई ताकत में इजाफा होगा। खबर है कि ईरान रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है और चीन तो पहले ही ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर चुका है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ईरान को न्यूक्लियर बम देने की पेशकश कर सकता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी कहा है कि ईरान को कई देश परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। यानी अमेरिका परमाणु बम फोड़ पाए ईरान के या नहीं, पता नहीं, बने थे नहीं बने थे, यूरेनियम की बात भले आदमी कहे, लेकिन अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई ईरान को बहुत सारे देश जो हैं वो अपना परमाणु बम देने को तैयार है। कौन से देश है उन्होंने ये क्लियर नहीं किया। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिकी हमले से कितना नुकसान हुआ भी या नहीं हुआ, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए जिस विमान का इस्तेमाल किया उसकी भी भयंकर चर्चा। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर B-2 बॉम्बर विमानों से हमला किया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह फिल्म में जिस तरह का प्लेन आप देखते हैं वैसा टाइप का प्लेन है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर है, इसे कोई रडार नहीं पकड़ पाता। B-2 बॉम्बर में इतनी खासियतें हैं कि इसे चलता फिरता किला कहते हैं। ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर विमान ने अमेरिका के मिसौरी व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से 20 जून को दोपहर करीब 3:30 पर टेक ऑफ किया। इस विमान ने 37 घंटे, लगभग 37 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 दिन से ज्यादा बिना रुके ये उड़ता रहा और बीच में हवा में कई बार इसको तेल भरा गया। B-2 बॉम्बर ने फोर्डो और नतांज साइट पर 30,000 पाउंड यानी 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बम यानी बंकर बस्टर बम गिरा। B-2 बॉम्बर विमानों को अमेरिका से ईरान तक पहुंचने और हमला करके वापस लौटने तक में 37 घंटे का समय लगा है, यह कहा जा रहा है। आप सोचिए क्या ही खतरनाक विमान है, यह बिना रुके 37 घंटे उड़ गया और पायलट इस दौरान कॉकपिट में रहे। बिना ब्रेक लिए इतने लंबे मिशन को B-2 बॉम्बर ने कैसे पूरा किया होगा, यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह प्लेन सिर्फ नॉर्मल प्लेन नहीं है। आपको इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले B-2 बॉम्बर के अटैक की कैपेबिलिटी की एक झलक देखिए।
इस प्लेन को अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे चील नहीं उड़ता है, वैसे टाइप का, देखिए वैसा ही लग रहा है, ईगल टाइप। B-2 बॉम्बर इतना खतरनाक है कि अमेरिका ने इसे किसी देश को दिया ही नहीं। B-2 बॉम्बर के बारे में कहा जाता है कि अगर यह दुश्मन के एयर स्पेस में घुस गया मतलब दुश्मन का खत्म होना तय है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर आम लड़ाकू विमानों की तरह नहीं है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो B-2 बॉम्बर प्लेन किसी बाज के पंख की तरह दिखता है, जिसमें अलग से कोई टेल नहीं होती। इसके दोनों पंखों की लंबाई 52 मीटर होती है। इसका वजन करीब 71,700 किलो है। 1,70,000 किलो के हथियार ले जा सकता है। 16 परमाणु बम और 80 छोटे बम ले जाने की काबिलियत रखता है। बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी B-2 बॉम्बर हवा में उड़ती हुई मौत की फैक्ट्री है जो अपने दुश्मनों को का सफाया कर देता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि B-2 बॉम्बर में पायलट्स के लिए शानदार सुविधाएं होती हैं। भाई बिना उसके कोई 1.5 दिन कैसे उड़ेगा। B-2 बॉम्बर लंबी उड़ान के लिए ही बनाया गया है और इस दौरान पायलट को तकलीफ ना हो इसके लिए B-2 बॉम्बर के अंदर मिनी रेफ्रिजरेटर होता है। B-2 बॉम्बर में माइक्रोवेव ओवन भी लगा हुआ है। पायलट के लेटने और आराम करने के लिए भी जगह है। 2 पायलट इसे उड़ाते हैं और इसमें ऑटो पायलट का भी विकल्प है कि भाई अब कितना 37 घंटा मैं नहीं उड़ा सकता, तो ऑटो पायलट लगा दीजिए, वो अपना भाई उड़ाता रहता है। उसके बाद आप उठे कि हाँ आप पहुंचने वाले हैं, तो अब आप उठे, अपना देखा, अपना धाड़ धाड़ गिराया। फ्रिज है भाई, थोड़ा कुछ ठंडा उंडा पिए, अपना रिलैक्स किए, माइक्रोवेव में खाना वाना गर्म किए खाए, उस टाइप से मामला चल रहा है। यानी लंबी उड़ानों में पायलट को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम इसमें किया गया है। इसी वजह से B-2 बॉम्बर के पायलट बिना रुके आराम से 37 घंटे उड़ पाते हैं, क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं। ऐसा भी दावा है कि एक बॉम्बर की कीमत करीब 18,000 करोड़ रुपए बैठती है। अमेरिका की एंट्री के बाद इजरायल और ईरान जंग के जल्दी खत्म होने की उम्मीद कम होती जा रही है। इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान भी पलटवार कर रहा है। इजरायल को अमेरिका का समर्थन है और ताकत के मामले में ईरान इन दोनों के सामने नहीं टिकता। इसलिए ईरान ने अब ऐसा फैसला किया है जिससे दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। जिस तरह ट्रंप हर जंग को ट्रेड से सुलझाने का दावा करते हैं और बात बात पर ट्रेड की चर्चा करते हैं, अब ईरान ने उसी ट्रेड को अपना हथियार बना लिया है। ट्रंप के ट्रेड से दुनिया पर असर पड़े ना पड़े, लेकिन ईरान की ट्रेड वॉर से दुनिया हैरान परेशान हो जाएगी। ईरान दुनिया का एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश तो है ही। ईरान समेत कई खाड़ी देशों का क्रूड ऑयल जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से होकर अलग अलग देशों तक जाता है, उसे अब ईरान बंद करने की धमकी दे रहा है। ईरान की संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का प्रस्ताव पेश हुआ। ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने को मंजूरी दे दी है। आखिरी फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को करना है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तेल संकट पैदा हो जाएगा। ईरान के इस फैसले ने अभी से दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि इससे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि 5 दूसरे खाड़ी देशों का ऑयल ट्रांसपोर्ट भी ठप पड़ सकता है और इसका असर चीन, जापान, अमेरिका के साथ भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि पीएम मोदी ने पहले से ही इस संकट से निपटने का प्लान तैयार किया है। आपको इन सब के बारे में डिटेल से बताता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन खाड़ी देशों में होता है और खाड़ी देशों का कच्चा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर दुनिया में सप्लाई होता है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लोकेशन देखिए, आप देख रहे हैं कैसी संकरी सी गली है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान है। दोनों देशों के बीच संकरे से समुद्री रूट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है और यह मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा है। आप देखिए वो जो छोटा सा आप चुन्नू सा हिस्सा देख रहे हैं वो 33 किलोमीटर चौड़ा है। यहां पर शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है, यानी 33 किलोमीटर का एरिया है और चौड़ाई जो है वो 3 किलोमीटर की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट रूट का चिकन नेक भी कह सकते हैं और अब ईरान इसी चिकन नेक को दबाने की बातें कर रहा है, धमकी दे रहा है। आपको यह भी जानना चाहिए कि ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। दुनिया का डेली 20 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है, यानी करीब 318 करोड़ लीटर तेल हर रोज दुनिया का 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहां से जाता है। ईरान समेत इराक, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत 7 खाड़ी देशों के लिए लाइफलाइन की तरह ही। इसके बंद होने से दुनिया में तेल के दाम 70% तक बढ़ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का प्रस्ताव ही अभी पास हुआ है संसद में, लेकिन ईरान ने इसे बंद करने का फैसला अभी नहीं किया है। इतने भर ने दुनिया में सनसनी फैला दी।
दुनिया के बड़े बड़े देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भविष्य को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये एक खुला प्रतिशोध हो सकता है। ईरान पर बमबारी करने के लिए अमेरिका को परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो ये एक और भयानक गलती होगी। ये ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति गंभीर है, जिसकी वजह से आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए फौरन कदम उठाने होंगे। जापान कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव को कम किया जाना चाहिए। लड़ाई से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। यानी दुनिया इसको लेकर चिंतित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर चीन पर होगा। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बुरी तरह से निर्भर है। आप देखिए कि चीन कितना तेल इन देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए मंगाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा तेल चीन को जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर रोज करीब 5.5 मिलियन बैरल तेल चीन मंगाता है, जो चीन के कुल तेल आयात का ऑलमोस्ट 50% है। चीन ज्यादातर तेल सऊदी अरब, ईरान और इराक से ही खरीदता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो चीन का तेल निकल जाएगा। चीन के लिए अपनी जरूरत पूरी करना मुश्किल हो जाएगा और इसका असर चीन की जीडीपी पर पड़ेगा। और इस वक्त इस युद्ध में चीन ईरान के साथ खड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान धमकी तो दे रहा है, लेकिन वो चीन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा और अपना एक दोस्त खोना नहीं चाहेगा। साथ ही खाड़ी देश, भाई उनका भी तो एक्सपोर्ट रुक जाएगा, तो वो भी नुकसान सहेंगे, तो फिर आपके खिलाफ हो जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ तो चीन को तो भयंकर नुकसान होगा और इसका असर अमेरिका पर भी होगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करे। इसलिए अब अमेरिका ने चीन से ईरान को समझाने के लिए कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद न करने के लिए ईरान पर दबाव डाले। हम चीन की सरकार से आग्रह करते हैं कि वो ईरान से बात करें, क्योंकि चीन अपने तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। पीएम मोदी ने काफी पहले ही भारत के ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं होती और यह बात पीएम मोदी जानते हैं। आप देखिए कि भारत का ऑयल इंपोर्ट किस तरह से होता है। भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 45 से 50% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। भारत के कुल एलएनजी इंपोर्ट का 54% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर यह रूट बंद होता है तो भारत पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन भारत अपने दूसरे विकल्पों पर भी काफी समय से काम कर रहा है। रूस, अमेरिका, ब्राजील से भी भारत कच्चा तेल खरीदता है। खाड़ी देशों के अलावा भी दूसरे देशों से तेल खरीद सकता है। खाड़ी देशों से आने वाले तेल को रीरूट कर सकता है। भारत का 38% कच्चा तेल रूस से आता है। भारत रूस से और ज्यादा तेल खरीद सकता है। भारत ने ऑयल स्टोरेज पर भी काफी काम किया है और भारत के पास 74 दिनों का पर्याप्त कच्चा तेल अभी मौजूद है। इसके अलावा करीब 10 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी मौजूद है। यानी भारत अभी किसी बहुत बड़े संकट में नहीं है, क्योंकि भाई 2 महीना 3 महीना मामला चलेगा, तब देखा जाएगा। अब इसे पीएम मोदी की दूरदर्शिता कहिए या फिर समय से लिया गया फैसला, जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर बहुत ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा, इसकी उम्मीद फिलहाल कम है। और यही बात भारत सरकार भी कह रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन भारत के लिए टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने भारत के तेल इंपोर्ट को पहले से ही डाइवर्सिफाई कर रखा है। और आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि पिछले कुछ सालों में हम अपनी सप्लाई में विविधता लाए हैं। हमारी तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं आता। हमारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के पास कई हफ्ते की सप्लाई है और हमारी कंपनियों को कई दूसरे मार्गों से तेल की सप्लाई मिलती रहती है। हम अपने नागरिकों को ईंधन की सप्लाई की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। यानी मोदी सरकार जिस तरह से कोविड के समय और जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध के समय भी तेल की कीमतों को, जो दुनिया में तबाही मचा रहा था, उसको ऑलमोस्ट कंट्रोल की हुई थी, वैसे ही उनका दावा है कि हम इस बार भी कर पाएंगे। यानी पीएम मोदी के विजन और पॉलिसी से भारत इस वक्त बेहतर स्थिति में दिख रहा है। लेकिन ईरान युद्ध से पाकिस्तान की जग हसाई जरूर हो रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद पाकिस्तान अपना चेहरा छिपाता फिर रहा है। पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, क्योंकि पाकिस्तान की करतूत आज पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को ट्रंप ने बुलाया था। पाकिस्तान ने ढिंडोरा पीटा। हमने आपको पाठशाला में गया था कि ये मुनीर वहां गया है ना, ये वहां ऑर्डर ले रहा होगा कि सर बताइए क्या क्या करना है। ये ट्रंप से ऑर्डर लेकर आया। असीम मुनीर के साथ लंच का मकसद ही यही था, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि अमेरिका कोई काम मुफ्त में नहीं करता। ट्रंप के साथ असीम मुनीर के लंच की कीमत पाकिस्तान चुका रहा है और पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती हो रही है। आप देखिए कि असीम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को
नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया। पाकिस्तान के नॉमिनेशन के ठीक बाद ट्रंप ने ईरान में बम फोड़ दिए। दावा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए पाकिस्तानी आर्मी बेस का भी प्रयोग किया है। यानी पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, जिसके फौरन बाद ट्रंप ने ईरान पर भयंकर हमला किया। अब खुद पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि ये क्या, हमारी क्या ही इज्जत रह गई भाई। हमने ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की बात की और ट्रंप तो कत्लेआम मचा रहा है। ईरान जो पाकिस्तान का पड़ोसी है, ईरान के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है, ईरान मुस्लिम देश है, इसके बाद भी पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। और पाकिस्तान के इसी दोगलेपन पर पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने कहा है कि ईरान के साथ ट्रंप ने जो किया, उसके बाद अगर ट्रंप को नोबेल अवार्ड मिलता है तो इतिहास की सबसे अजीब और हैरान करने वाली घटना होगी। अगर ऐसे इंसान को नोबेल दिया जाता है तो वास्तविक अपराधियों को क्या पुरस्कार दिया जाना चाहिए? पाकिस्तान की जनता भी यही चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि हमारे देश की किसी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। नोबेल कमेटी वालों ने भी पाकिस्तान के नॉमिनेशन को हंसी में टाल दिया होगा। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है भाई। वो पैसे के लिए कुछ भी बेच सकता है, अपना देश बेच रहा है भाई। तो ईरान का मुस्लिम भाईचारा कहां गया? वो उसको 2 मिनट में उसने कहा, सर रखिए ना, कुछ डॉलर दीजिए, मैं अपना मुस्लिम भाईचारा भी छोड़ देता हूं। यही पाकिस्तान की सच्चाई है। जो लोग सोचते हैं ना कि पाकिस्तान उनके लिए इस्लाम के नाम पर खड़ा होगा, ये करे, अरे नहीं भाई। पाकिस्तान वो देश है जो बेशर्मी के गर्त में डूबा हुआ है। खैर, डूबने की बात हो रही है तो सैलाब की भी बात जरूरी है। आपको दिखाता हूं अगला चैप्टर। दरकते पहाड़, उफनते नाले, बादल फाड़ तबाही की अब तक की सबसे खतरनाक तस्वीरें आ गई हैं। देश में आफत बनकर बरसते बादलों की वो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आपको हैरान करके रख देगी। आधे हिंदुस्तान में मानसून दस्तक दे चुका है और मानसून ने ऐसी दस्तक दी है कि आसमान से आफत बरस रही है। आप तस्वीरें देखिए। बादल फाड़ बारिश ने कई इलाकों में कहर बरपा दिया है। मैदानी इलाकों में बह रही नदियों में ऐसा उफान आया कि मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर लोग कह रहे हैं कि जून में यह हालत है तो जुलाई में क्या हो। उत्तराखंड, यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा में जल प्रहार की डराने वाली तस्वीरें आई। कहीं बादल फाड़ बारिश है, कहीं बाढ़ में जिंदगी फंसी हुई है, कहीं नदियों में सैलाब है। इतनी बारिश हो रही है कि सड़कों में ही नदी बहने लग रही है। कहीं पहाड़ दरक के गिर रहे हैं, गाड़ी पर पहाड़ टूट के गिर जा रहा है। मैदानी इलाकों में बाढ़ तो पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से हो रही लैंडस्लाइड लोगों की जान पर आफत बन गई। आज पाठशाला में उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक हो रही आसमान फाड़ बारिश से मची तबाही की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अब एक एक तस्वीर आपको विस्तार से दिखाता हूं। उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें देखिए। मानसून की शुरुआत में ही पहाड़ दरकने लगे। चमोली में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा बद्रीनाथ हाईवे पर आकर गिर गया। पहाड़ से गिर रहे मलबे के बाद बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिरते दिखाई दिए। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे से होकर गुजर रही चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग गया। अब हिमाचल प्रदेश से आई तस्वीर देखिए। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले रौद्र रूप दिखाने लगे हैं। ये तस्वीर लाहौल स्पीति के जहालमा नाले की। वीडियो की शुरुआत में नाला एकदम शांत नजर आ रहा है, लेकिन 3 सेकंड के अंदर नाले में पानी का ऐसा उफान आता है कि उसके आसपास खड़े लोग दहशत में आते हैं। देखते ही देखते सूखा हुआ नाला उफनती नदी में बदल गया। जरा एक बार सुनाइए क्या हालात हो। काफी पानी बढ़ गया है। ये अब ये देखिए खतरनाक, ये देखिए, ये देखो जी, बिल्कुल एकदम से बहुत ही भयंकर। ये देखो जी, बहुत ही जबरदस्त। अब मनाली से आई एक तस्वीर देखिए। चंद सेकंड का ये वीडियो आपको डरा कर रख देगा, जिसमें एक कार खाई में गिरती हुई दिख रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई थी, जिसकी वजह से कार सड़क से नीचे उतरने लगी। कुछ लोगों ने धक्का मारकर कार को सड़क पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाफी साबित हुई। अब देखिए ना कैसे कार जो है वो धीरे धीरे गिरने। तो ड्राइवर टाइम पे कूद गया भाई, नहीं तो वो भी नीचे चला जाता। समय रहते ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वो कूद गया। उसको समझ में आ गया कि कार नीचे जा रही है, मैं ऊपर चला जाऊंगा। धप से कूद गया। देखिए भाई निकल बाहर हो। ओ भाई पहाड़ों में ही नहीं, मैदानों में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तस्वीरें डराने वाली। अब जरा रांची की इस तस्वीर को देखिए। रांची में पिछले 24 घंटों में इतनी बारिश हुई कि हरमू नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया।
पानी का बहाव इतना तेज था कि एक घर के बाहर खड़ी कार बह गई। इलाके के लोग छत पर खड़े होकर बहती कार का वीडियो बनाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। क्या ही करते भाई, कार को बचाने कौन जाएगा, वहां कार से ड्राइवर को कूदना पड़ रहा है। जरा फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर। गाड़ी पलट गई गाड़ी। ये तो हाल हो रखा है कि बारिश ने मतलब कहर ही बरपा रखा है और इस पर ब्रेक अभी तो नहीं लगने वाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। जनता दरबार में एक मासूम बच्ची जो है वो सीएम योगी से स्कूल में एडमिशन कराने की मांग लेकर पहुंची। सीएम योगी ने बच्ची से बात की और फिर अधिकारियों से बच्ची का एडमिशन हर हाल में कराने के लिए भी कहा। सुनिए सीएम योगी और छोटी बच्ची की बातचीत। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती ये है? कह रही थी हाँ। आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? पर वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करो भाई, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए। घबराओ, ठीक है ना? स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है? चिंता मत। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे।